साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे जिंक सल्फेट के बारे में। बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि गेहूं की फसल में हम पहले पानी के साथ में क्या जिंक सल्फेट लगा सकते हैं, और यदि जिंक सल्फेट लगाएं तो कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, और यदि ना लगाएं तो क्यों ना लगाएं। क्या कारण है कि पहले पानी के साथ में जिंक सल्फेट हमें नहीं लगाना चाहिए, या अगर हम बिजाई के समय पर जिंक सल्फेट लगाना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट लगाने में क्या दिक्कतें आती हैं। तो आज की वीडियो में मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स जिंक सल्फेट और गेहूं की फसल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और जिंक सल्फेट गेहूं की फसल को बढ़ाने में, पत्तियों के हरापन को बढ़ाने में और सीधे उत्पादन पर इफेक्ट डालता है। इसलिए जिंक सल्फेट गेहूं की फसल के लिए ज़रूरी तत्व तो है ही, और इसको उपयोग करने का समय यदि हमें पता हो तो हम गेहूं की फसल में ज़्यादा उत्पादन ज़रूर ले सकते हैं। और इतना हद तक ये कारगर साबित होता है कि ये 1 क्विंटल प्रति बीघा तक उपज बढ़ाने तक में सक्षम है। तो जिंक सल्फेट का उपयोग करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जिंक सल्फेट को सही समय पर सही मात्रा में देना हमारे लिए ज़रूरी है। साथियों आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं कि जिंक सल्फेट का उपयोग हमें कब करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जिंक सल्फेट का उपयोग बिजाई के समय पर करने की अपनी चॉइस रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम बिजाई के समय पर सभी खादों के साथ में मिला के जिंक सल्फेट लगा दें। लेकिन सल्फेट 33% में आता है। ये जिंक सल्फेट डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट के साथ में तुरंत रिएक्शन करता है, और रिएक्शन इतना खतरनाक होता है कि ये दोनों तत्व एक जगह मिलने के बाद में फिक्स हो जाते हैं मिट्टी में। ना तो जिंक का रिजल्ट मिलता, ना डीएपी का मिलता। इसीलिए हमें जिंक को डीएपी के साथ में दूसरे खादों के साथ मिला के कभी भी बिजाई के समय नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि बिजाई के समय नहीं लगाया है तो 8 से 10 दिन के बाद में हम गेहूं की फसल में सीधे लगा सकते हैं जिंक सल्फेट को। लेकिन एक समस्या फिर आती है कि जो डीएपी हमारी मिट्टी में घुल नहीं पाती, और वो हमारी पानी जब हम लगाते हैं तो पानी के साथ में डीएपी घुलती है और हमारी मिट्टी को मिलती है। तो जब हम पानी लगाते हैं तो पानी के साथ भी जब जिंक सल्फेट लगा होता है तो वो जिंक सल्फेट डीएपी वाले पानी के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, वो पानी फट जाता है और वहाँ पर भी वो दोनों तत्व फिक्स हो जाते हैं, और फिर भी हमारे खेत को जिंक सल्फेट नहीं मिल पाता। इसीलिए हमें जिंक सल्फेट को डीएपी से पहले लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत बार रिकमेंड किया गया है कि हम खेत की बिजाई करने से पहले जब पलेवा करते हैं, और पलेवा से पहले जो शुरुआती फेज की इनिशियल जुताई होती है, उस जुताई के समय पर जिंक सल्फेट हमें खेत में डाल देना चाहिए। इससे क्या काम होता है, जिंक सल्फेट जब हम खेत में डालते हैं तो उसे 10 दिन का नॉर्मल समय मिल जाता है, और 10 दिन के अंदर जब जुताई होती है, पलेवा होती है, तो वो पानी के साथ घुल मिल के मिट्टी के अंदर चला जाता है। फिर वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता डीएपी के साथ में। तो हमारे लिए जिंक सल्फेट कारगर साबित होता है अगर हम उसे पलेवा और जुताई के समय पर लगा रहे हैं तब। अगर हम बिजाई के समय पर जिंक सल्फेट और डीएपी दोनों एक साथ मिला के लगा देते हैं तो वो एकदम फिक्स हो जाएंगे, किसी का भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि एनपीके के साथ जिंक सल्फेट मिला के लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए एनपीके के अंदर भी फॉस्फेट होता है, ठीक है। 19% हो तो उसमें 19% फास्फेट होता है, और वो फास्फेट जिंक सल्फेट के साथ मिलकर रिएक्शन कर देता है। इसलिए एनपीके के साथ भी जिंक सल्फेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि जिंक सल्फेट को क्या चिलेटेड फॉर्म वाले को लगा सकते हैं। हाँ, चिलेटेड फॉर्म वाले जिंक सल्फेट को आप कहीं भी, यानी कि जो फॉस्फेट है डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट वाला, उसके साथ मिला के लगा सकते हो। वो ज़्यादा रिएक्शन इसके साथ में नहीं करता। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं अब 39% में भी जिंक सल्फेट आ रहा है, तो क्या वो यहाँ पर डीएपी के साथ में रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। साथियों वो बहुत खतरनाक रिएक्शन करेगा, इसीलिए आप उसे मिक्स ना करें। सिर्फ चिलेटेड फॉर्म वाला जो जिंक सल्फेट है वो डीएपी के साथ में मिलकर कारगर साबित होता है। अदरवाइज दूसरे टाइप के जितने भी जिंक सल्फेट हैं वो डीएपी के साथ मिलकर फट जाते हैं। इसीलिए हमें एक साथ इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिंक सल्फेट अगर हम पहले पानी पर ना लगाएं तो सही समय क्या है जिंक सल्फेट लगाने का। तो देखिए पहला पानी लगाने के बाद में हम खरपतवार की दवा लगा देते हैं।
खरपतवार की दवा लगाने के बाद में जब हमें लगे कि हम दूसरा पानी लगाने के लिए जा रहे हैं, उस अवस्था में हमारी पत्तियों में थोड़ा पीलापन भी देखने को मिलता है और उस स्थिति में पौधे की जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। तो उस स्थिति में यदि हम जिंक सल्फेट का स्प्रे के माध्यम से उपयोग करते हैं तो बहुत गजब के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गेहूं की फसल में 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट यदि हम पानी के साथ घोल बना के और स्प्रे दे दें तो वो बहुत गजब के रिजल्ट देता है। इसको हम चिलेटेड फॉर्म वाले जिंक सल्फेट को भी स्प्रे के माध्यम से यूज कर सकते हैं। इससे हमारी पत्तियों का जो कलर पीला पड़ रहा है वो भी हरा होगा। पत्तियों का हरापन बढ़ने के साथ साथ पत्तियों की ग्रोथ भी जबरदस्त होगी और जिंक की कमी अगर हमारे पौधों के अंदर है तो वो कमी भी खत्म हो जाएगी और फुटाव भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथियों, इसके साथ में बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हम अगर जिंक के साथ कैल्शियम दे सकते हैं क्या? हाँ, इसमें अगर आप चूना ले लेते हैं, बुझा हुआ चूना 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला 1 एकड़ जमीन के लिए, तो इसे मिक्स करके आप लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करिए और पानी के साथ में तरबतर कर दो पत्तों को, तो जिससे कि इसका असर आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। साथियों, अगर इस टाइप से आप इसका स्प्रे के माध्यम से यूज़ करेंगे, दूसरे पानी के बाद में यूज़ करेंगे, तो ना तो डीएपी यहाँ पर रिएक्शन करेगी और ना ही कोई दूसरा तत्व जिंक सल्फेट को यहाँ पर इफेक्ट करेगा और सीधा पौधे को वो मिलेगा और पौधे को ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि किस अवस्था में लगाना इसको सही रहता है, तो देखिए दोबारा अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो 15 से 20 दिन के बाद में आप इसका उपयोग दोबारा से कर सकते हो। तो चिलेटेड जिंक का उपयोग या एक तो आप 40 दिन की अवस्था में जब आप दूसरा पानी लगाने की स्थिति में पहुंच रहे हो उस समय पर, और उसके बाद में आप 15 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में आसानी से इसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। साथियों, इसके साथ में आप चूना कैल्शियम के रूप में मिला के स्प्रे करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि जिंक का उपयोग अगर हम बालियों की अवस्था में करें तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। साथियों, जिंक का उपयोग यदि आप वनस्पतिक अवस्था में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बालियों की अवस्था में तो आपको यहाँ पर सल्फर और उसके साथ में पोटास 0050 और बोरॉन, ये तीनों मिलाकर उपयोग करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर भी अगर आप सल्फर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 0050 प्लस बोरॉन 100 ग्राम और 0050 लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जब बालियां गोभ में आने को हों उस अवस्था में उपयोग कर लेना चाहिए स्प्रे के माध्यम से। और यदि बुरकाव के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो चौथे पानी पर ये बहुत गजब के रिजल्ट देता है। आप लगभग 35 किलोग्राम यूरिया के साथ में सल्फर यहाँ पर ले लेंगे आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम, और पोटास 0050 वाला 2 पैकेट ले लीजिए 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरॉन यहाँ पर मिक्स कर लो आप 250 ग्राम तक बुरकाव के लिए, ठीक है। और उसका बुरकाव आप कर दो, बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। यूरिया अगर आपकी फसल ज़्यादा बढ़ रही हो तो यूरिया 25 किलो 20 किलो भी आसानी से ले सकते हो, इतनी ही मात्रा यूरिया की काफ़ी रहती है, ठीक है। तो साथियों, आप यहाँ पर जिंक सल्फेट की जो कार्यविधि है उसे समझ पाए होंगे और मात्रा को समझ पाए होंगे। किन किन साल्टों के साथ में इसे नहीं मिलाना है, एनपीके के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना है, डीएपी के साथ में बिल्कुल नहीं मिलाना है, और दूसरे जो फास्फेट जनित जितने भी तत्व हैं उनके साथ में मिलाओगे तो ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि सल्फेट और फॉस्फेट मिलकर ये रिएक्शन करते हैं और फट जाते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि इनको अलग अलग मिला के हम एक जगह मिला लें, तो एक जगह जब मिलाओगे और टंकी चला रहे होगे तो भी वो पानी फट जाएगा पूरी तरह से, इसलिए आप इसे अलग अलग मिलाकर भी एक जगह ना करें। चिलेटेड फॉर्म वाला जो जिंक सल्फेट होता है उसे आप अलग अलग मिला के एक जगह मिला लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे और जिंक सल्फेट का उपयोग अब आप ठीक तरीके से कर पाओगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि